मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जब किसी के अध्यक्ष को ही लेकर इतनी सारी चर्चाएं हों और दो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस के पास ये मामला विचाराधीन हो, अध्यक्ष जी के पास ये विचाराधीन हो, यहाँ पर चुनाव आयोग में ये मामला विचाराधीन हो। ऐसे में अगर किसी पार्टी में कोई इस तरीके का अंतर्कलह चल रहा है, ऐसे में किसी एक अलग हुए सांसद को जिसको पार्टी निकाल चुकी है उसको मंत्री बनाने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी लेगी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इससे विवाद आने वाले समय में और बढ़ेगा, जिसकी सीधा उंगलियां केंद्रीय मंत्रिमंडल पर जाएंगी। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, बट बहरहाल अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों लड़ाई लड़ने में मजबूती से तैयार हूँ। साथियों, आप सब भली भांति परिचित हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर एक हलचल मची हुई है और किस तरीके से पार्टी के 5 सांसदों ने लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता, हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को कुचलते हुए एक अलग गुट बनाने की उन लोगों ने घोषणा की। लोक जनशक्ति पार्टी ने की कार्यकारिणी ने, लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए तुरंत उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला लिया गया और तब से अभी तक ये तमाम 5 सांसद और इनके साथ कुछ और पार्टी के सदस्य, इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। और इस बात की विधिवत जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, हम लोग चुनाव आयोग से हम लोगों ने मुलाकात की थी और चुनाव आयोग के समक्ष हम लोग विधिवत तरीके से इस बात की जानकारी भी हम लोग दे चुके हैं। इस बात को पुनः मैं प्रमुखता से आप लोगों के सामने दोहराना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई भी इस बात को चुनौती देना चाहे तो मैं चाहूँगा कि वो इस बात को चुनौती दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। आप आधी बातें बोलें और आधी बात पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। आप सिर्फ इतना बोल दें कि भैया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, और उसके बाद किस प्रकार से आपको चुना गया है, वो प्रणाली क्या थी, वो तरीका क्या था, कौन लोग थे, उस पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। कहीं ना कहीं जनता को आप भ्रमित करने का आप काम करते हैं। एक तरफ आप ये बात बोलते हैं कि भैया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा चुका हूँ, और दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग में जाकर आप इस बात की विधिवत जानकारी देते हुए आप सिंबल या पार्टी के नाम पर आप क्लेम भी नहीं करते हैं। आज की भी तारीख में चुनाव आयोग में अगर आप लोग जाएं तो चुनाव आयोग में जाकर आप लोग पूछ लीजिए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उनको जानकारी मिल जाएगी कि वो चिराग पासवान ही है। इन लोगों ने महज एक औपचारिकता पूरी करके कि इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों ने बुलाई और उसमें तय कर लिया गया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थे कौन लोग? मैं आप लोगों की जानकारी में, इस बात को मैं पहले भी दे चुका हूं, पर पुनः मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों की जानकारी में दे दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है वो कहता है कि एक मिनिमम और 75 मेंबर्स की हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, जिसमें आपका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जिसमें आपके 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, एक आपका ट्रेजरर होता है, एक आपके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते हैं, साथ में आपके 15 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष होते हैं और 36 हम लोग के जो स्टेट हैं और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 राष्ट्रीय प्रकोष्ठों में से सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हम लोगों से अलग हुए हैं। लेबर सेल के हम लोग के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, वो हम लोगों से अलग हुए हैं। 6 उपाध्यक्षों की अगर आप बात करें तो सिर्फ सूरज भान जी एक ऐसे हैं जो हम लोगों से अलग हुए हैं। उसके बाद अगर आप प्रधान और 16 सचिव होते हैं और 16 महासचिव भी होते हैं। सचिव और महासचिव को मिलाएं तो महज 2 लोग हैं जो हम लोगों से अलग हुए हैं। और उसके बाद अगर आप प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, 36 प्रदेश और यूटी अध्यक्ष मिलाकर एक लद्दाख का हम लोग अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए थे, बाकी 35 हम लोग की नियुक्ति हो चुकी थी प्रदेश अध्यक्षों की और यूटी अध्यक्षों की। उसमें से 35 में से 33 आज की तारीख में हम लोग के साथ हैं। और ये सारी बातें मैं सिर्फ मौखिक नहीं बोल रहा हूँ, एफिडेविट के साथ हैं। हम लोग के पास एफिडेविट है कि कल को अगर कोई न्यायालय में अगर इसको चुनौती देता है या चुनाव आयोग में इस बात को चुनौती देता है तो उनके समक्ष हम लोग प्रमुखता से डॉक्यूमेंटेशंस के साथ अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए हम लोग तैयार हैं।
पर उसके बाद भैया एक दिन अफवाह आती है कि इन्होंने कोई कार्यकारिणी की बैठक की। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात को स्पष्ट तौर से कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से प्रधान महासचिव के पास है। इसके अलावा कोई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुला सकता। तो जो बैठक इन लोगों ने पटना में की थी 1.5-2 हफ्ते पहले, वो बैठक ही वैध नहीं है। वो पार्टी के संविधान के आधार पर आप उस बैठक को बुला ही नहीं सकते हैं। पर अगर आपने उस बैठक को बुला भी लिया तो भी लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। 5 साल के भीतर से 2 ही परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा सकता है। पहली परिस्थिति है कि या तो उनका निधन हो जाए और या फिर वो स्वेच्छा से वो रिजाइन करें। जैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का कार्यकाल 2020 तक का था, पर 2019 में उन्होंने स्वास्थ्य कारण देते हुए हेल्थ रीजन से उन्होंने रिजाइन किया और उस वक्त मुझे नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और मेरा चुनाव 5 नवंबर 2019 को हुआ था और इसकी जानकारी 9 नवंबर 2019 को हमने चुनाव आयोग को भी दे दी थी। 2024 तक का ये मेरा कार्यकाल है। 2 ही परिस्थिति हैं जिसमें मुझे हटाया जा सकता है, या तो मेरा निधन हो जाए या फिर मैं से इसमें रिजाइन करूं। और जब मेरा चुनाव हुआ था तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए हुआ था। पशुपति कुमार पारस जी जो मेरे चाचा हैं वो उसमें प्रमुख प्रस्तावक थे। सूरज भान जी इनको सेकंड करने वाले थे। तो ये तमाम लोग उस लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में मौजूद थे। पर आज अपने आप को स्वतः आकर घोषित करना, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर, उनके लिए गए फैसलों पर उंगली उठाने वाला है। और इसीलिए इस बात की चिंता मैंने बार बार जाहिर की है कि हर वो फैसला जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए लिया गया, उस फैसले का ये विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये विरोध मेरा कर रहे हैं या हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का विरोध कर रहे हैं? और आज यही कारण है कि एक तरफा जनसलाब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे चुना गया था, एक तरफा जनसमर्थन हम लोग के साथ है। और सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। हाजीपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे तमाम प्रत्याशियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने दिन रात मेहनत कर आप मेरे प्रत्याशियों से आप बात कर लें कि भाई इन लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल के तले चुनाव लड़ा था। 137 प्रत्याशियों में से 90% से ज्यादा प्रत्याशी आज की भी तारीख में हम लोग के साथ खड़े हैं। 130 के आसपास ऐसी संख्या है। और जो लोग आगे पीछे हुए भी थे वो आज नहीं हुए, वो शुरू में ही जब चुनाव हुआ था उसके बाद ही अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए वो लोग अलग हो गए थे। उसके बाद 90% ना सिर्फ हमारे प्रत्याशी हम लोग के साथ हैं, 95% से ज्यादा पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और नेशनल काउंसिल, जिसमें हर प्रदेश के अध्यक्ष, हर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे देश भर के जिला अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, वो 95% से ज़्यादा आज की तारीख में हम लोग के साथ हैं। तो उसके बाद जब कोई व्यक्ति आकर इस तरीके से हमारे नेता के सामने बनाई गई पार्टी के फैसले पर, और जब मैं इन नेताओं की बात करता हूँ, मैंने उन 66 लोगों का नाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो 75 लोगों की बॉडी है उनमें से जब 66 लोगों का नाम मैंने लिया, आप चाहें तो मैं उस वीडियो को भी मैं जारी कर सकता हूं जो मैंने दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर जब हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें ये लोग मौजूद थे। ये वो 66 लोग हैं जिनको मेरे पिताजी के रहते हुए ही नियुक्त किया गया था। इसमें अगर कोई ये बोले कि भैया उनके निधन के बाद तो मैंने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, महज 10-12 लोग ऐसे हो सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 10-12 हो सकते हैं जिनको शायद हम लोगों ने नई नियुक्ति की गई होगी, या तो उनमें से किसी का निधन हुआ होगा या वो लोग पार्टी से अलग हुए होंगे या ये पद खाली रहा होगा, इसीलिए इसकी नियुक्ति की गई होगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 95% लोग वही हैं जो मेरे पिताजी के समय से हैं, 20-20 साल पुराने, 18-18 साल पुराने। कई तो ऐसे जो कि दलित सेना के समय से चलते आ रहे हैं, पार्टी का भी उस वक्त गठन नहीं हुआ था। मैं चुनौती देता हूं कि उनके नामों को चिन्हित कर कोई बोले कि नहीं ये चिराग पासवान ने नए व्यक्ति को नियुक्त किया। मेरे कितने ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग के मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष आप ले लीजिए, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आप ले लीजिए, बेंगलोर के, कर्नाटका के आप प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए, तमिलनाडु के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए, ये तमाम वो प्रदेश अध्यक्ष हैं
जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ 15-15, 20-20 साल काम किया, और वो सूची में आप लोगों के साथ मैं साझा करने को तैयार हूं। चुनौती दे कोई व्यक्ति कि वो सूची नहीं है, तो मेरे पिताजी के विचारों को जिस तरीके से रोलने का काम मेरे चाचा के द्वारा ही किया जा रहा है, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आज ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पद को चुनौती दे रहे हैं। तो भैया, हमारे नेता अपने रहते रहते मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। आज ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई जाके पूछे चिराग से कि चिराग ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया। तो कोई उनसे पूछे ना कि चिराग पासवान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया। यह अधिकार पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, किसको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना चाहता है। यह अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। और जिस वक्त इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, ना कि चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी अपने रहते हुए इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर गए थे। वो अपने रहते हुए प्रिंस राज मेरे भाई को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। और आज एक 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 करके मेरे पिता के ही फैसलों पर ये सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के ही मार्गदर्शन को ये चुनौती दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देश को चुनौती दे रहे हैं। मेरे पिताजी अपने जीवित रहते हुए इस बात को कहकर गए थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि भैया अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान का था। दिल पे हाथ रख के कोई भी एक सांसद कह दे, कोई भी एक सांसद इस बात को अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बच्चों की कसम खाकर बोल दे कि क्या उस फैसले में इन लोगों की सहमति नहीं थी। उस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की उस वक्त राजू तिवारी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थे। तमाम सांसदों के साथ निरंतरता में ये बैठक दिल्ली के कार्यालय में हुई थी, और उसमें सारे सांसदों में, और उस वक्त पशुपति कुमार पारस जी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए थे। कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे, वर्चुअली वो शामिल हुए थे। और उस वक्त माध्यम से उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जी के द्वारा लिए गए फैसले के साथ मैं मजबूती से शामिल हूँ, और अगर ये मजबूती से शामिल नहीं होते तो इनकी प्रेस विज्ञप्ति भी आप लोगों के पास होगी। 27 सितंबर को प्रेस रिलीज मेरे पिताजी के निधन से महज 11 दिन पहले, और ये दौर वो था जब हम लोग बैठकों के दौर से हम लोग इस बात का अंतिम फैसला ले रहे थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उस वक्त ये प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया था मेरे पिताजी के निधन से 11 दिन पहले 27 सितंबर 2020 को, जिसमें इन्होंने लिखा था कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पार्टी के सांसद अलग हो रहे हैं, जिसमें इनका भी नाम था। और इन्होंने कहा था कि मेरा पूरा समर्पण लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ है, और उनके लिए गए फैसलों के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, आप सबके पास होगी वो 27 तारीख की। तो क्यों मेरे उन फैसलों के साथ खड़े थे? क्यों उस दिन आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई? क्यों उस दिन आपने नहीं बोला कि भैया गलत फैसला हो रहा है? तो ये तमाम फैसले जो मेरे पिताजी के रहते हुए, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि भैया आपने चिराग पासवान की पीठ पर खंजर नहीं भोंका, आपने रामविलास पासवान जी की खंजर भोंकने का काम किया। उनके जाने के बाद आज 9 महीना नहीं हुआ है, अभी तक 9 महीना नहीं हुआ, साल तो भूल जाइए, उनको गए को अभी 9 महीना नहीं हुआ, और आपने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उनके परिवार को भी आपने तोड़ने का काम किया, और उनकी पार्टी को भी आपने तोड़ने का काम किया। और आज अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आप किनके साथ खड़े हैं भैया? आप बताएं ना, किनके साथ खड़े हैं? ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे पिता को रहते हुए, हमारे नेता, हमारे आदर्श रामविलास पासवान जी के रहते हुए कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उनकी राजनीतिक हत्या कराने का प्रयास निरंतरता में इन्होंने किया। आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है क्या? 2005 में फरवरी में चुनाव हुए थे, उस वक्त हमारे 29 विधायकों को तोड़कर ये ले गए थे। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, दूसरी बार जो नवंबर में चुनाव हुए पुनः हमारे सारे जीते हुए विधायकों को तोड़कर ले गए। उस वक्त हमारे पिताजी की तबीयत तब भी खराब थी। 2005 में जुलाई में, इसी महीने के आसपास 7 या 8 जुलाई को पिताजी को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। वो बीमार थे, उसके बावजूद जिन परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा नवंबर का, उसके बाद जितने हमारे जीते हुए विधायक थे उनको तोड़ने का काम किया। आज जो इनकी पार्टी में प्रमुख प्रवक्ता बने हुए उनको हमारी पार्टी से तोड़कर ले जाने का काम किया। एमएलसी थे हमारे राज्यसभा के सांसद को इन्होंने तोड़ने का काम किया। हमारे अभी जीते हुए एक विधायक मटियानी से जो थे उनको तोड़ने का काम किया। तो आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है। हमारे नेता के राजनीतिक कद को, उनके राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जी दलित महादलित बंटवारा लेकर आए। पासवान जाति को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया अपने शासनकाल में,
सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता के बढ़ते कद को नीचा करने के लिए। और आज जो लोग उनकी शरण में जाकर बैठे हैं, उनकी गोद में जाकर बैठे हैं, पूछिए कब कब अपमानित नहीं किया नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को। और आज ये अपने भाई को श्रद्धांजलि देते नहीं थक रहे हैं, अपने भाई को याद करते नहीं थक रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद करेंगे अपने भाई को, उस व्यक्ति की गोद में जाकर बैठकर जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया। आप सब जानते हैं, मीडिया के लोगों ने, आप भी लोगों ने नीतीश कुमार जी से पूछा था, जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में थे, जब दिन रात देश प्रधानमंत्री फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, देश के राष्ट्रपति मुझसे बात करके उनका हालचाल पूछ रहे थे। देश का शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा, शायद ही पक्ष विपक्ष का कोई ऐसा नेता होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा। तो जब एक तरफ ये तमाम देश के बड़े नेता फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उनका स्पष्ट जवाब था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए एनडीए की, जिसमें इन्होंने भाजपा के साथ अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की थी, उसमें जब पूछा गया था तो कैसे मुस्कुराते हुए, तंज कसते हुए हमारे नेता के बारे में इन्होंने कहा था कि जाकर पूछे ना रामविलास जी से, क्या अपने 2 विधायकों के समर्थन से ही क्या वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। उसके वो प्राकरण याद कीजिए, किस तरीके से हमारे नेता को ह्यूमिलेट करने के लिए उन्होंने समर्थन देने से पहले अपने आवास पर बुलाकर उनसे मिन्नतें करवाई। मैं मौजूद था वहां पर, हमारे चाचा जी मौजूद थे। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता का ये अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे चाचा कैसे बर्दाश्त कर गए मुझे नहीं पता। वो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और उसके बाद आज वो उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं जो हमारे नेता को याद तक करना जरूरी नहीं समझते। कल हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमारे नेता के बारे में ट्वीट किया, इतने खूबसूरत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जयंती पर उनको याद करते हुए, देश के गृह मंत्री ने उनको याद करते हुए खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लोगों, विपक्ष के लोगों, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने कार्यालय में हो, अपने अपने ट्वीट के माध्यम से हो, प्रेस मीडिया के माध्यम से हो, हमारे नेता को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने का काम किया। पर एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने और जिनके दल ने हमारे नेता को कल याद करने का काम नहीं किया, उनका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके पार्टी के एक नेता को मुझे बता दीजिए जिन्होंने हमारे नेता को याद करने का काम किया। एक ट्वीट बता दीजिए नीतीश कुमार जी का। और ये पहली बार नहीं है, इस तरीके से अपमानित करने का काम पहले भी मुख्यमंत्री करते रहे। पिछले साल भी आप लोगों को याद होगा कि पूरे दिन तक नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को जन्म दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी थी। हार के आखिर में शाम को 8:22 या 23 मिनट के आसपास उनका कोई ट्वीट आया था, वो भी जब भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त सुशील मोदी जी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब किया तो उसके बाद उनका ट्वीट आया। तो जिस व्यक्ति ने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनके मरने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि तक देना वो जरूरी नहीं समझते, तो मेरे चाचा उनकी गोद में जाकर बैठे। आप बताइए, क्या समाज के लोग या बिहार की जनता इस बात को कभी स्वीकार करेगी? क्या इस अपमान को हम लोग कभी स्वीकार करेंगे? हर वो बिहारी जो हमारे नेता के साथ दुख सुख में खड़ा रहा, उनके आदर्शों को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर आज भी चलने का काम कर रहा है, भले वो वंचित वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, शोषित गरीब ऐसे जो कि आज भी आजादी के 70 साल के बाद भी पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े। हर वो व्यक्ति जो हमारे नेता को अपना आदर्श मानता है, क्या वो लोग इस बात को माफ करेंगे? क्या इस अपमान को भूल पाएंगे कि भाई उनके भाई होने की आप बात करते हैं, और तमाम वो नेता जो साथ हैं, आज आप उनके साथ खड़े, उनके सामने नतमस्तक हैं, जो हमारे नेता को मरणोपरांत भी श्रद्धांजलि देना जरूरी नहीं समझते। जीते जी तो उन्होंने कभी उनको सम्मान दिया नहीं, पर आज भी उनको याद करना वो उचित नहीं समझते, और ये लोग उनके साथ जाकर खड़े हैं। तो भाई अगर आप उनके साथ जाकर खड़े हैं तो शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप रहिए, पर जनता आपको जवाब देगी, और जनता ने आप ही के संसदीय क्षेत्र जो मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है, वहां से आपको जवाब दिया भी है। आप सब गवाह हैं। ईमानदारी से मुझे यहीं पर टोकिएगा और मुझे बोलिएगा अगर मैं गलत बोलूं कि कल जिस तरीके का जन सैलाब, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि कल जन सैलाब था वहां पर, एक अपार जन समर्थन था वहां पर, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वहां पर, एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ वहां पर, अनप्रेसिडेंटेड था। बोलिए, क्या मैंने किसी गलत शब्द का मैंने इस्तेमाल किया?
आप सब वहां पर मौजूद थे, आप सब के मीडिया के कैमरेज वहां पर मौजूद थे, आप सब लोगों ने देखा। तो जिस तरीके से जन समर्थन आज मिल रहा है, ये चिराग पासवान को नहीं मिल रहा, ये हमारे नेता, हमारे आदर्श रामविलास पासवान जी को मिल रहा है, और उन लोगों के खिलाफ मिल रहा है जो उनके मरने के बाद उनकी विचारधारा को समाप्त करना चाह रहे हैं। हमारे नेता ने अपने जीते जी कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया। आज उनके मरने के बाद भी मैं किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करूंगा। ये उनकी अंतिम इच्छा थी, उनका अंतिम सपना था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं। आईसीयू में जब वो थे, वो मुझे कई बार उन्होंने मुझे ललकारा, मुझे बोलते थे कि तुम्हें हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। मुझे देखो 2005 में मैंने कभी सोचा नहीं, अकेले रणभूमि में उतरा, चुनाव लड़ा। बोले तुम सोच रहे हो कि भैया ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, बार बार बैठकें कर रहे हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड को बुला रहे हो, सांसदों को बुला रहे हो, अकेले हिम्मत करो और निकलो मैदान में। उसके बाद देखो कैसे तुम्हें जन समर्थन मिलता है। और हकीकत है, मेरे प्रत्याशियों से पूछे किस तरीके का माहौल रहा, और हम लोग के प्रत्याशियों की जीत होती और बड़ी संख्या में होती अगर आखिर के दिनों में ये भ्रम नहीं फैलाया जाता कि भैया राजद आ रही है, ये सरकार आ रही है, वो सरकार आ रही है। इस तरीके से अगर पोलराइजेशन नहीं कराया जाता, या अंतिम दिनों में बूथ पर पोलिंग के दिन शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया जाता, तो आपको संख्या बल के उस पर भी जवाब मिलता। पर उसके बावजूद हर वो व्यक्ति जो सेफोलॉजिस्ट है, जो राजनीति को समझता है, राजनीति में ये दुर्भाग्य जरूर है कि राजनीति को समझने वाले सिर्फ संख्या से आंकते हैं कि कितने सांसद, कितने विधायक। पर हकीकत है कि जो 2%, 3% की पार्टी मानी जाती थी, आज 6% का मत कंसोलिडेट किया हम लोगों ने। और ये 6% तब हम लोगों ने कंसोलिडेशन किया है जब अभी 100 से ज्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े ही नहीं है। सोचिए, जिस दिन हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम ये मत प्रतिशत 12 से 15% का होगा, और 15% वाले तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो इसीलिए साथियों, ये बातें आप लोगों के माध्यम से साझा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जो लोग आज की तारीख में मुख्यमंत्री के साथ हैं, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे नेता के राजनीतिक वध करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके विचारों को समाप्त करने में। और इनको सिर्फ तकलीफ हमारे नेता से ही नहीं, इनको हर उस दलित व्यक्ति से तकलीफ है जो आगे बढ़ना चाहता है, हर उस गरीब व्यक्ति से इनको तकलीफ है जो आगे बढ़ना चाहता है, हर उस वंचित वर्ग से इनको तकलीफ है जो आगे बढ़ना चाहता है। कल इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका। यह अपमान किसका था? चिराग पासवान का था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के नहीं है, वो एक विचारधारा का नाम है। आप उनको ऐसे चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते। भाई, अगर आपको दिक्कत थी, कोरोना प्रोटोकॉल की आपको चिंता थी, तो आप बोलते ना कि अंदर बाउंड्री के अंदर 2 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। हम लोगों को रोक देते बाहर, 1 व्यक्ति को अंदर जाने देते। पर इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने से जो रोका गया, ये दर्शाता है कि भैया आपको दिक्कत है दलितों के आगे बढ़ने से, भले वो कल रामविलास पासवान हो या आज चिराग पासवान। पर आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, और बिहार की जनता और खास तौर पर अपने उन समर्थकों से जो इन विपरीत परिस्थितियों में मेरा साथ दे रहे हैं। हम लोग पापा बोलते हैं कि भैया सही नाव चलाने वाला वही होता है जो कि धारा के विपरीत नाव को लेकर जाने का मादा जिसमें हो। मैं धारा के विपरीत नाव को चला रहा हूं। अगर मुझे धारा के साथ चलना होता तो 15 सीटें मुझे मिलती चुनाव लड़ने के लिए, और भ्रम फैलाया जाता था कि नहीं 30 सीटें मिल रही थी, 35 सीटें मिल रही थी। मैं बार बार चुनौती देता हूं ना, चैलेंज करे कोई भी कि मुझे 15, कोई 16 का भी मुझे चैलेंज करते तो जो हारने के लिए आप लोग कहेंगे मैं हारने को तैयार हूं। तो ये भी बोलते कि नहीं 15 नहीं 16 सीटें दे रहे थे। 15 सीटें मिल रही थी, और उन 15 में से आज जितने सांसद गए इनके साथ, पूछे ना क्या ये लोग तैयार थे? इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। कैसर साहब को अपने बेटे के लिए सीट नहीं मिल रही थी 15 में, वीणा देवी जी को अपनी बेटी के लिए सीट नहीं मिल रही थी 15 में, चंदन सिंह जी को अपने 2, 4, 5 जो उनके आसपास के सहयोगी हैं जिनको नवादा से लड़ाना चाहते थे, उनके लिए उनको सीट नहीं मिल रही थी। प्रिंस राज जी को चिंता थी कि उनके बड़े भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए उनको रोसड़ा से सीट नहीं मिल रही थी। तो मुझे बताएं ना, इसमें से कौन था संतुष्ट उन 15 सीटों में जो आज ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए था? पर मेरे लिए तो सबसे आसान होता भैया, सबसे आसान होता उन 15 सीटों पर चुनाव लड़ना। उन 15 में से 10-12 मेरे विधायक जीत कर आते, 2 आज राज्य सरकार में मंत्री होते, और आज ये प्रश्न नहीं उठ रहा होता कि भैया केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान है कि नहीं। मेरे लिए सबसे आसान होता, और आप लोग भी कोई पलट कर मुझसे सवाल नहीं करता।
कोई ये नहीं बोलता कि आप तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, बाद में आप जाकर नतमस्तक हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ संवेदना दिखाते कि हाँ, इनके पिता का भी निधन हुआ है, परिस्थिति ऐसी है, कोई बात नहीं। इसने सरेंडर कर दिया परिस्थितियों के सामने। मुझे अगर आसानी का रास्ता चुनना होता, रेड कारपेट पे चलना होता, तो मेरे पास तमाम तरीके की संभावनाएं थी, या मुझे सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं देखनी होती। जैसे आज मेरे चाचा जी देख रहे हैं, मंत्री बनने के सपने। भाई, मंत्री बनने के लिए आप हमारे नेता के विचारों को कुचल देंगे? मंत्री बनने की लालसा में उम्र भर जो हमारे नेता ने 50 साल सक्रिय राजनीति में बेदाग जो उन्होंने संघर्ष किया, आप उसको कुचल देंगे? आप उनके अरमानों को आप चिंगारी लगाकर आप मंत्री बनना चाहेंगे? उनकी बनाई हुई पार्टी को धोखा देकर आप मंत्री बनना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात, मेरे नेता के ऊपर आरोप लगता था परिवारवाद का। पूरी उम्र उन्होंने अपने भाइयों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, पार्टी परिवार दोनों को साथ लेकर चलने का काम किया। आज मेरे पिता के निधन के बाद किसकी जिम्मेदारी थी? मेरे छोटे चाचा जी का निधन हो गया 2 साल पहले, पिछले साल मेरे पिताजी का निधन हो गया। परिवार में मुखिया से पारस चाचा ही थे ना। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जैसे पापा सबको एक साथ लेकर चलते थे, आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलें। पर क्या एक मंत्री बनना इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, या इतना ज्यादा जरूरी होता है कि आप उनके परिवार के पीठ के पीछे आप खंजर भोग दें? मेरी माँ को आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, अपने परिवार की, 43 साल मेरी माँ ने दिया अकेले इस परिवार को संजो कर रखने के लिए। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया, अपने करियर को, अपनी इच्छाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया कि परिवार कैसे एक साथ रहे। आज जब उनको जरूरत थी, तो आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मंत्री बनने के लिए, क्या इतनी बड़ी चीज होती है क्या मंत्री पद? मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता तो मैं शायद अकेले चुनाव लड़ता और आज मंत्री बना रहता। मेरे पिताजी, जिनके बारे में कहा जाता है कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, तो उनको तो डिप्टी सीएम तब भी बनाया जा रहा था, डिप्टी पीएम तब भी बनाया जा रहा था जब एक वोट से सरकार गिरी थी। शायद उनको भी उस वक्त ये समझना चाहिए था, शायद उनको समझना चाहिए था कि भैया सीएम का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में उन्होंने समाप्त कर दिया, पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रामविलास पासवान का बेटा हूं मैं, शेर का बेटा हूं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में। ना उन्होंने कभी समझौता किया था, ना मैं कभी समझौता करूंगा। ना मेरे लिए कभी मंत्री पद मायने रखा, ना मेरे नेता के लिए कभी मंत्री पद मायने रखा होता तो आज मैं डिप्टी सीएम से लेकर केंद्र में मंत्री से लेकर ना जाने कितने पदों पर होता। पर मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता की है, इन 12 करोड़ बिहार वासियों की है, मेरे उन युवा साथियों की है जो आज भी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, ठोकर खाने, धक्के खाने, और वहां पर उनको बिहारी बोलकर गाली दी जाती है। बिहारी शब्द को गाली जिन लोगों ने बनाया, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। किसने बनाया बिहारी शब्द को गाली? यही मुख्यमंत्री थे ना, जब बंबई में बिहारियों के ऊपर लाठियां चलती थी, उन्हें बिहारी बोलकर अपमानित किया जाता था। जब दूसरे प्रदेशों में उन्हें लाठियां चलाई जाती है, तो नहीं देखा जाता कि भैया अपर कास्ट का बिहारी है, कि दलित बिहारी है, कि पिछड़ा बिहारी है, कौन सा बिहारी है, सिर्फ बिहारी बोलकर उस पर लाठी चलाई जाती है। हमारे प्रदेश को इस बदहाल परिस्थिति में लाने वाले की जिम्मेदारी तय होने का समय है। हमारे मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, इनकी विकास गाथा में क्या एक ऐसा अस्पताल नहीं बना जहां पे मेरे मुख्यमंत्री अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लें? 1000 किलोमीटर की यात्रा करके मेरे मुख्यमंत्री चार्टर फ्लाइट से दिल्ली जाते हैं 9 दिन तक। जब बिहार पटना बारिश में डूबा हुआ है, जब मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री 9 दिन तक दिल्ली में रहते हैं कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। जब यहां पर किसी पंचायत में किसी बुजुर्ग दंपति को अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना होगा, कौन देगा चार्टर फ्लाइट 1000 किलोमीटर के लिए? तो ये इन्होंने विकास किया। मेरे बच्चे आज भी कोटा में जाके पढ़ाई करते हैं। क्यों पटना को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बनाते? और उसके बाद आपकी विकास की नीति क्या है? नली गली बनाना, नल जल, हर घर नल का जल, ये इनकी विकास की नीति है। क्या इससे बिहार का विकास होगा? आईटी सेक्टर्स की आप बात करते, आप आईटी जॉब्स की आप बात नहीं करते, एजुकेशनल हब की आप बात नहीं करते, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले इसकी आप चिंता नहीं करते, और आप बोलते हैं कि भैया विकास की राह पर बिहार आगे बढ़ेगा। भाई, समीकरण बनाने के अलावा आपने किया क्या? जब से तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बने हमारे प्रदेश के, उसके बाद आप मुझे बताइए ना, जितना समय आपने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया, उससे ज्यादा समय आपने अपने पार्टी के कार्यालय में बिताया। लव कुछ समीकरण को साध रहे हैं, अपनी पार्टी के संगठन को तेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? ये कार्य इंसान तभी करता है। आप लोग इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि मैं किस गठबंधन में हूं, मैं किस गठबंधन का साथ दूंगा। मेरा जवाब पहले ही सुन लीजिए। मैं बोलूंगा कि जब चुनाव आता है उस वक्त लोग गठबंधन की बातें करते हैं, उससे पहले कोई मायने नहीं रखता कि भाई क्या गठबंधन अभी होना नहीं होना। खासतौर पर ऐसी परिस्थिति जब प्राथमिकताएं अलग हैं, तो लोग ये तैयारी तब करते हैं
जब चुनाव सर पर होता है। मुख्यमंत्री जी को कौन सा चुनाव सर पर दिख रहा है कि कभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रहे हैं, कभी नए नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, पुराने लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं, संगठन समीकरण पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब भीतर ही भीतर वो किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में लिख कर इस बात को 10 तारीख को परिणाम आए थे, 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के परिणाम आए थे और 11 नवंबर 2020 को मैंने ऐसे ही एक प्रेस वार्ता की थी, आपके आर्काइव्स में वो होंगे, उस वीडियो को प्लीज निकालिए। और उसमें मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी और आप मान के चल लीजिए कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। और दुआ कीजिए कि मंत्रिमंडल जदयू के नेताओं को दुआ करना चाहिए कि विस्तार ना हो, क्योंकि जैसे ही यह विस्तार होगा सबसे पहली टूट होगी तो जनता दल यूनाइटेड में टूट है और उसके बाद बिहार में सरकार का क्या हाल होगा ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग खुद इस बात को भली भांति जानते हैं। तो साथियों, अंत में पुनः एक बार आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा कि कल जिस तरीके से उन लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार मुझे मिला, आने वाले दिनों में ये यात्रा इसी तरीके से कायम रहेगी। कल का हम लोग का कार्यक्रम, कल हम लोग समस्तीपुर जा रहे हैं, उसके बाद कल कौन सी 8 तारीख हो गई ना, कल 7 तारीख, कल 7 तारीख को हम लोग समस्तीपुर जा रहे हैं, 8 तारीख को हम लोग का बेगूसराय का कार्यक्रम है, 9 तारीख को हम लोग का खगड़िया का कार्यक्रम है, 10 तारीख को कटिहार, 11 तारीख को पूर्णिया और 12 तारीख को अररिया में हम लोग का कार्यक्रम है। ये पहले चरण का है, उसके बाद आगे अगले चरण की भी घोषणा इसी प्रकार से की जाएगी। और ये आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मैं पुनः आप सबके माध्यम से आग्रह करूंगा, मेरे सर पर अब परिवार का कोई हाथ बचा नहीं है आशीर्वाद देने वाला, पर हाँ कल मुझे एक नया परिवार मुझे देखने को मिला और मेरा ये परिवार जो इतनी बड़ी संख्या में दिन रात बिना किसी लालच के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अपने इस परिवार का, अपनी माँ के आशीर्वाद का और पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे उनका आशीर्वाद यकीनन मुझे मिल रहा होगा। मुझे दुख बस इस बात का होता है कि पापा जहाँ कहीं भी होंगे उनकी आत्मा खुश तो नहीं होगी, उनको शांति तो नहीं मिल रही होगी कि उनके जाने के बाद जिस तरीके से उनके भाई ने उनके परिवार के साथ किया, उनकी पार्टी के साथ किया, उनके विचारों के साथ किया, और सबसे बड़ा ये आखिर तक पापा के शब्द है कि कुछ हो जाए नीतीश कुमार जी के साथ मत जाना, आज उनके भाई उनके साथ जाकर खड़े हैं। ये सब देखकर पापा खुश तो नहीं होंगे ना, पर कम से कम उनको इतनी तसल्ली जरूर होगी कि उनका बेटा है जो उनके द्वारा उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेगा और उनसे किए गए वादों को पूरा करेगा। उनके आशीर्वाद के साथ इस आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहा हूं, जहां एक तरफ मेरा ये परिवार है, वहीं पूरी बिहार की जनता ने मुझे एक परिवार की तरह ही अपना साथ आशीर्वाद दिया। उसके लिए आप सबके माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा, मीडिया के तमाम साथियों का धन्यवाद करूंगा। कल इतनी धूप, गर्मी, बारिश में भी आप लोग अपने धर्म को, अपने फर्ज को निभाते रहे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं आप लोगों को कहा जाता, आप लोगों ने सही सटीक जानकारी आप लोग निरंतर देते रहे और इस दौरान आपने जिस तरीके से मेरा इस कठिनाई की घड़ी में मेरे परिवार का आप लोगों ने साथ दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार के कोने कोने से आए हुए ना सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पार्टी के समर्थक जिन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दिया, उन सब का धन्यवाद। अब अगर आप लोगों के कोई प्रश्न बस भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके चाचा ने कहा कि भतीजा अगर तनाशाह हो जाए, आपके चाचा ने कहा कि भतीजा अगर तनाशाह हो जाए तो फिर चाचा क्या करें? अगर भतीजा तानाशाह होता तो आज आप मुझे बताइए ना कि 95% लोग मेरी पार्टी के मेरे साथ क्यों होते, इतना बड़ा मुझे जन समर्थन क्यों मिल रहा होता। अगर मैं तानाशाह होता, अगर मैं लोगों की सुनता नहीं, लोगों से बात नहीं करता, मिलता जुलता नहीं, तो आप मुझे बताएं ना, कल आप सब भी उनके यहाँ भोज पर गए होंगे। भोज वैसे हम लोग यहाँ परंपरा होती नहीं है, जब तक बरखी नहीं होती तब तक किसी को निमंत्रित आमंत्रित करके इस तरीके से खिलाने का नहीं हम लोग यहाँ परंपरा है। ये भी इन्होंने परंपरागत तरीके से भी गलत किया है। बट बहरहाल कल जो आप लोगों ने भी देखा होगा, इन लोग गिनती के लोग वहाँ पर मौजूद थे। 1:30-2 बजे तक तो पूरा कार्यालय खाली था, अकेले बैठे हुए थे हमारे चाचा जी। तो अगर मैं इतना ही तानाशाह होता तो इनके साथ वो समर्थन होना चाहिए ना पार्टी का, जो आज की तारीख में मेरे साथ है। पार्टी बचा लिया। कल आपने जो आशीर्वाद यात्रा क्लिनिक में वो बहुत फलीभूत होता दिख रहा है, जैसा समर्थन मिला। और एक नई बात कल देखने को मिली जो कि बड़ा पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। कल आप बड़ी बहन आशा पासी आप समस्तीपुर जा रहे हैं, बेगूसराय जा रहे हैं, नहीं मुझसे तो बड़ी
आप बेगूसराय खगड़िया जा रहे हैं, क्या बड़ी माता जी का अपने आशीर्वाद? मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे जितनों का आशीर्वाद मिले उतना कम है, मैं ज़रूर जाऊंगा, अपनी बड़ी माँ का भी आशीर्वाद दूंगा। और मुझे खुशी है कि परिवार के कुछ सदस्य जो इससे पहले नाराज़ चल रहे थे, मैं बार यही बोलता हूँ कि पापा ने हमेशा ये कहा था कि अगर तुम सच्चे हो, सच्चाई की राह पर चल रहे हो तो डरना नहीं कभी किसी से। धीरे 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 सब साथ आएंगे और उस धीरे धीरे में आज के नाराज लोग संभवतः आने वाले समय में साथ आने का प्रयास करेंगे। बट हाँ, मैं सबके पास जाऊंगा, सबका आशीर्वाद दूंगा। चाचा वहाँ पर कपड़े सिलवा रहे हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बड़ा दाव शब्द ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। परिवार को तोड़ा है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। समाज की नाराजगी उन्होंने मोल ली है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी पीठ पर खंजर भोंका है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो मैं दिल से चाहता हूं कि जब उन्होंने इतनी बदनामी मोल ली, इतना कुछ उन्होंने झेला, तो मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समक्ष जरूर रख दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 4 और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन धर्म की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा जरूर करते हैं। 2014 में भी ये चर्चा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। 19 में भी ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। और आज की तारीख में भी अगर किसी को संदेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का नाम किसका है या सिंबल किसके पास है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि कृपा करके चुनाव आयोग जाएं उसमें जाकर, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वहां पर इस बात को बोला है कि भैया मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। भैया आप सिंबल पे आप क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे ना कि भाई पार्टी मेरे नाम पर आप कीजिए, पर वो हिम्मत ही नहीं है। इनको पता है कि इनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन नहीं है। इनको पता है कि 95% पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ है। 66 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गलत बैठक इन्होंने बुलाई वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए। कोरम को कंप्लीट करने के लिए 30 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य है। आप बताएं ना कि भैया बंद कमरे में जो आपने बैठक की कितने लोग थे आपके पास और कौन लोग थे वो? तो इसीलिए चुनाव आयोग में भी आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा ऐतराज होगा, और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र सांसद के तौर पर आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जदयू से कोई भी मंत्री बनेगा तो जदयू में टूट पक्की है, ये मैं आपको वादे से कह रहा हूँ। मैं अपनी खुशी से थोड़ी गया था, मुझे तो अनुमति नहीं दी है बहुत सी जगहों पे जाने की। मुझे अपने प्रदेश में तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम इनको माल्यार्पण नहीं कर सकते, मुझे तो दुनिया भर के मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। भाई मैं अपने आदर्श, जब मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण ही नहीं कर सकता, शुक्र मनाइए कि इन्होंने इस बात की पाबंदी नहीं लगाई कि मैं अपने नेता का भी माल्यार्पण नहीं कर सकता।
कल को मुझे लगता है उनकी प्रतिमा भी, और इस बात का हम लोगों ने आग्रह किया है कि हमारे नेता की प्रतिमा, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र, हम लोग की 20 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने मांग की है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। उनकी एक प्रतिमा पटना में कहीं पर भी एक भव्य उनकी प्रतिमा, आदमकद बोलते हैं जो पूरी फुल फ्लेज प्रतिमा होती है, उसको यहाँ पर स्थापित किया जाए। और साथ ही में मैं इस बात का भी आग्रह करूंगा, भैया मुझे चिंता है कि जब हम लोग भारत रत्न की जब हम लोग बात करते हैं, इतिहास में भी कितने ऐसे बिहार से महापुरुष गए भाई। अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही है ना नीतीश कुमार, तो क्यों नहीं उनको भारत रत्न मिलने का काम किया गया? श्री बाबू यहाँ से थे, उनको क्यों नहीं अभी तक आपने भारत रत्न दिलवाने का काम किया? कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर थे, उनको क्यों नहीं आपने भारत रत्न दिलवाने का काम किया? आज जो लोग तुरंत खड़े होते हैं कि भैया रामविलास पासवान जी को मिले, नजर आपकी रामविलास पासवान जी के वोट बैंक पर है। आपको चिंता है कि भैया वो हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए जो आप ये राजनीति करते हैं। पर इस राजनीति में पूछिए ना कि आपके सहयोगी जिनके साथ आप जाकर खड़े हुए हैं, क्या वो आपके साथ हैं? उन्होंने जिस नेता को भारत रत्न देने की आप बात कर रहे हैं, जो मेरे चाचा जी ने भी कहीं ना कहीं हम लोग की बात में समर्थन करते हुए कहा है, तो पूछिए कि क्या नीतीश कुमार जी इस बात का समर्थन करते हैं? वो तो हमारे नेता की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझते। देखिए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ आने का निमंत्रण दिया, पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अलग है। जहाँ एक तरफ की प्राथमिकता इस आशीर्वाद यात्रा को इसी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ाकर प्रदेश भर के लोगों का आशीर्वाद लेने की है, तो वहीं अभी जैसा मैंने कहा, कोई चुनाव नहीं है, कोई गठबंधन की चर्चा अभी करना उचित नहीं है। जब चुनाव सर पर आएंगे उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, उस वक्त बैठकर पार्टी के तमाम लोग तय करेंगे। मैं आ रहा हूँ उस पर। देखिए, यकीनन यही तो मेरे प्रश्न है। मैंने बिहार बस बिहारी बस में आज की तारीख में देख लीजिए, जो रोजगार मांगने जाता है उस पर लाठी चलाई जाती है। यहाँ पर हमारे छात्रों की हालत देख लीजिए भाई, गजब प्रदेश है हमारा, सालों साल तक यहाँ रिजल्ट ही नहीं आते हैं। तो उसमें अगर आप इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, यही कारण है कि हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, और वहीं जाकर, और मेरे लिए चिंता का विषय आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश, आज जो हमारी ताकत है कि भैया युवा प्रदेश है, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। यहाँ से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा करने के लिए, वहीं पर फिर उसके बाद काम करने लगते हैं, वहीं पर घर खरीद के रहते हैं, वहीं पर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद पूरी जिंदगी वहीं पर बिता लेते हैं। और अंत में जब माता पिता की तबीयत यहाँ पर खराब होती है तो अपने गांव आते हैं, वो भी अगर कोई समय पर पहुंच पाए। एक सक्षम परिवार आप लोग मुझे बता दीजिए ना, अपने बच्चों में से भी जो थोड़ा भी सक्षम हो, वो सबसे पहले अपने बच्चे बच्ची को प्रदेश भेजता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। तो इन विषयों पर चर्चा करने की जरूरत है, पर हमारे मुख्यमंत्री करते नहीं है ना। तकलीफ इस बात की है। पूछे देखिए मुझे नहीं पता कि किसको फोन आया है, किसको फोन नहीं आया है। इसकी देखिए, मैं शायद मंत्री नहीं बना कभी, पर मैंने अपने पिताजी के शपथ ग्रहण समारोह में मैं कई बार गया हूँ। 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। मुझे ये समझ में आता है कि इसकी औपचारिक घोषणा की जाती है उन लोगों को। इस बार से जब से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये नई परंपरा शुरू हुई है कि शपथ लेने से पहले आमंत्रित किया जाता है, बुलाकर एक बैठक होती है। नहीं तो इससे पहले जितना मैंने देखा, राष्ट्रपति भवन से ही सीधा फोन आता था कि भैया 1 घंटे में आप आ जाइए, आपको शपथ ग्रहण लेना है। ये अभी तक की परंपरा रही। इस बार भी किसको फोन आया नहीं आया है, अगर आपके पास कोई औपचारिक इस बात की सूचना आ जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, तब मैं इस पे औपचारिक टिप्पणी करूंगा। जाने के लिए आपको किसकी समर्थन की जरूरत है? अपने कार्यालय जाने के लिए मुझे किसी की अनुमति, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। कोई नहीं रोक सकता मुझे जाने से। मैं देखिए मेरे चाचा रहे हैं भाई, वो मेरे चाचा हैं भी, और मैं बचपन से मैं उनकी गोद में खेला हूँ, पढ़ा हूँ, बढ़ा हुआ हूँ। मैं कैसे जाके मैं उनको निकालूं वहाँ से, या कैसे मेरे समर्थक वहाँ पर जाएं और उनके समर्थकों के साथ, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले सब एक ही थे, कैसे उनके साथ जाकर कोई जोर जबरदस्ती करे? भाई आपको नहीं पसंद है कार्यालय, मैं नहीं आऊँगा, मैंने व्यवस्था कर ली ना अपने यहाँ पर हाँ, जिस दिन मुझे अपना कानूनी अधिकार वहाँ पर जताना होगा मैं आऊँगा। और तब तक मैं आपको समय दे रहा हूँ
कि आप वहाँ से जितना हो सके आप भी अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बना लें, क्योंकि इस बात की चिंता हम लोग को हमेशा से रही है कि वो कार्यालय ज़रूर रहा है, बट उसको मेरे चाचा जी ने हमेशा आवास के तौर पर भी इस्तेमाल किया। तो मेरे लिए ये उचित नहीं होगा कि मैं उनको जाकर बोलूँ कि भैया आप अपना आवास खाली करें। आपने कहा कि अगर लोजपा के तरफ से या कोटे से अगर आपके चाचा पारस को मंत्री बनाया जाता है तो आप में जाएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि लोजपा अभी भी है और लोजपा कोटे से आपका दावा बनता है? देखिए, लोजपा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है, और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो देती है, तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं? भाई मेरे तो अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया ना। आपको लगता है कि मेरी वो हैसियत है कि मैं दूसरे पे उंगली उठाऊं? जब मेरे अपने चाचा, मेरे अपने भाई ने ही मुझे धोखा दे दिया, तो मेरी अब वो हैसियत नहीं है ना कि मैं पूछूं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते, 7 जन्म में किसी के पास ताकत नहीं थी कि वो चिराग पासवान को तोड़ सके या मेरी पार्टी को तोड़ सके। एक सवाल है कि आपने कुछ देर पहले ये तारीफ की कि अमित शाह जी ने या फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने आपके पिताजी के लिए बहुत ही बेहद सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया, और बावजूद कल ही उन्होंने पारस जी को कॉल भी कर दिया है अमित शाह जी ने। ये कंफर्म न्यूज है? नहीं, ये कहा जा रहा है। हाँ, तो कहा जा रहा है पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा भाई। ऐसे कहा जा रहा पे ईमानदारी से अगर आप सुने तो ये ऐसा कहा जा रहा दिसंबर से हम लोग सुन रहे हैं। याद है ना, 10 नवंबर को परिणाम आएंगे और 1 दिसंबर को खरमास से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। हम सब लोग दिसंबर से ये सुना जा रहा है कि नहीं, फिर जनवरी में होना था खरमास के ठीक बाद कि भाई बजट सेशन होगा, उससे पहले हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद था कि भाई बजट सेशन के ठीक बाद ये विस्तार होना है। तो कहा जाना पे अगर मैं टिप्पणी दूं तो अभी तक एक किताब लिखी जा चुकी होती उसके ऊपर। तो जिस दिन ये औपचारिक होगा मैं टिप्पणी करूंगा। लोकसभा अध्यक्ष के पास और लोजपा संसदीय दल का नेता उनको छू लिया जाता है। मेरा सवाल ये है, क्या मोदी जी और शाह जी के सहमति के बगैर ऐसा संभव था? देखिए, जब आप ये प्रश्न पूछते हैं ना, आप कहीं ना कहीं चेयर के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं ये उंगली नहीं उठाऊंगा। मेरा विश्वास उस चेयर पर है, मेरा विश्वास हमारे लोकसभा अध्यक्ष पर है कि वो जब उस चेयर पर बैठे हैं तो निष्पक्ष तरीके से, और ना सिर्फ पार्लियामेंट की परंपरा के अनुसार, प्रैक्टिसिंग के अनुसार, बल्कि जो रूल बुक पार्लियामेंट की कहती है उसके अनुसार वो काम करेंगे। देखिए, जब लोकसभा अध्यक्ष, यकीनन वो 20 पार्टियों के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, हर पार्टी का संविधान वो जाने ये जरूरी नहीं है। मेरे पार्टी का संविधान ये कहता है, मेरे पार्टी के संविधान में क्लियरली इस बात को लिखा हुआ है कि एनी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस in the parliament or in the assembly will be decided by the central parliamentary board। मेरे पार्टी को ये अधिकार है इस बात को चुनने का, और ये बात पार्लियामेंट की रूल बुक भी कहती है। अपेंडिक्स 4 का सब क्लॉज 2F अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट की रूल बुक का, तो उसमें लीडर की डेफिनेशन दी हुई है, जो कि क्लियरली ये कहती है कि लीडर इज अ पर्सन चोजन बाय द पार्टी। इसका एक बहुत रिसेंट उदाहरण मैं आपको दे दूं। जब संजय जायसवाल जी को, जो बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी मॉनसून सत्र से पहले जब उनको बदलकर राकेश सिंह जी को जब चीफ व्हिप बनाया गया, तो उसके लिए कोई सांसद लोग भाजपा के नहीं गए थे अध्यक्ष जी के पास, पार्टी की तरफ से लिख के दिया गया था। मुझे भी जब पिछली बार नेता सदन बनाया गया था तो मेरी पार्टी के संसदीय बोर्ड ने लिख के दिया था। उसी तरीके से पुनः मेरी पार्टी के संसदीय बोर्ड ने कुछ दिनों पहले बैठक करके, जिसमें हमारे 25 में से 16 सदस्य हम लोग के पक्ष में थे, और जिसमें से कि 9 वही सदस्य हैं जो पार्टी से अलग हैं, जिसमें हमारे 5 सांसद हैं और एक सूरज भांजी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट थे। इन लोगों के अलावा 16 सदस्यों ने इस बात की सहमति दी है कि आज की भी तारीख में हमारे नेता सदन चिराग पासवान है, और ये मामला अध्यक्ष जी के पास विचाराधीन है। जब मैं उनसे मिला भी था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको रिव्यू करूंगा। तो ना सिर्फ ये मामला अध्यक्ष जी के पास विचाराधीन है, यहाँ पर चुनाव आयोग के पास ये तमाम विषय विचाराधीन है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जब किसी के अध्यक्ष
को ही लेकर इतनी सारी चर्चाएं हों और दो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस के पास ये मामला विचाराधीन हो, अध्यक्ष जी के पास ये विचाराधीन हो, यहाँ पर चुनाव आयोग में ये मामला विचाराधीन हो। ऐसे में अगर किसी पार्टी में कोई इस तरीके का अंतर्कलह चल रहा है, ऐसे में किसी एक अलग हुए सांसद को, जिसको पार्टी निकाल चुकी है, उसको मंत्री बनाने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी लेगी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इससे विवाद आने वाले समय में और बढ़ेगा, जिसकी सीधा उंगलियां केंद्रीय मंत्रिमंडल पर जाएंगी। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, बट बहरहाल अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों लड़ाई लड़ने में मैं मजबूती से तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।